गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 24 चैनल में मैं मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के इतिहास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, साथ में 1783 में पारित भारतीय फॉक्स विधेयक और दंडाज अधिनियम के बारे में चर्चा की थी। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है और वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ कुक हटते हैं, तो उस समय एक नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पीएम बनते हैं जिनका नाम था पिट्स यंगर, जिन्होंने एक एक्ट पारित किया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें उन्होंने दोहरे प्रशासन की शुरुआत की। फिर मैंने आपको बताया कि 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में हम देखें तो क्या हुआ था, लाइसेंसीकरण व्यवस्था शुरू हुई। अब उस लाइसेंसीकरण व्यवस्था से ही अपन स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने कल इन चीज़ों पर चर्चा की थी, लेकिन कई लोग जो है उस वीडियो को अगर ना देखे हो तो एक बार पुनः उस पर चर्चा कर लेते हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उस 1793 का चार्टर एक्ट में क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो कंपनी का लाइसेंस क्या किया गया था दोस्तों, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यानी कि अब यहाँ पे लाइसेंसीकरण व्यवस्था की शुरुआत होती है। 20 वर्षों के लिए कंपनी का लाइसेंस क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम चर्चा करें तो मैंने आपको जो बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग कार्यों का प्रावधान कर दिया गया। तो उन्हें जो सैलरी इत्यादि है वो कहाँ से दी जाने लगी, तो भारतीय राजस्व से। यानी कि जब उन्होंने वर्क अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया तो इंडियन रिवेन्यू अच्छा कलेक्ट होने लगा, और जैसे ही इंडियन रिवेन्यू कलेक्ट हुआ तो अब सैलरी, इन सब का प्रावधान जो है वो भारत के राजस्व से किया जाने लगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि 1793 के बाद अब अगला एक्ट कब आएगा, तो अब अगला एक्ट आएगा दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। उस 1813 के चार्टर एक्ट के पहले हम कुछ विशेष बातें समझें कि उसी समय देखिए लगभग लंबे दौर से इंग्लैंड में चल रही थी औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति। दोस्तों ये इस औद्योगिक क्रांति ने क्या कर दिया, संपूर्ण भारत में, और अपितु भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में उद्योग जगत में ऐसा परिवर्तन लाया जिससे सभी देश जो है आगे बढ़ करके आए, जिसकी वजह से अब कई छोटी छोटी कंपनियां भी उठ खड़ी हुई और उनका बिजनेस जो है आगे की ओर बढ़ना चालू हो गया। उसी समय कई छोटी मोटी कंपनियां भारत जाने का जो है प्रस्ताव रखती हैं। किसके पास, महारानी एलिजाबेथ, उस समय जो ब्रिटेन की रानी रहती हैं, उनसे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम भी जाकर के भारत में व्यापार करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता यह है कि पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, और मुख्यतः वो व्यापार किस चीज़ का किया करती थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो चाय का व्यापार किया करती थी। और चीन देश से भी व्यापार होता था। यानी कि अगर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के व्यापार के साथ साथ पूर्वी देशों से व्यापार किया करती थी। उस पूर्वी देश के व्यापार की अगर हम बात करें तो इस पर केवल एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो इन सब चीज़ों का और इन देशों से व्यापार कर सके। हालांकि जब छोटी मोटी कंपनियों ने प्रस्ताव रखा इंग्लैंड में महारानी के पास में, तो महारानी ने क्या कहा कि आप बिल्कुल कहाँ जा सकते हैं, भारत जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये चीज़ कही गई कि आप व्यापार तो करने जाएंगे, लेकिन उस पर देखा जाए तो कुछ बाउंडेशन ऐसी रहेंगी जिस पर आपका आधिपत्य नहीं होगा। तो वो बाउंडेशन कौन सी थी दोस्तों, तो वही जो अगला एक्ट आता है 20 साल बाद 1813 का, जिसे हम 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ। तो दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, सबसे पहला काम तो वही चीज होता है जिसमें
मैं आपको बताऊं कि इस चार्टर एक्ट में पहला तो लाइसेंस पुनः क्या कर दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट पुनः लाइसेंस क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यानी कि ये कहा गया कि अभी अगले 20 वर्षों तक आप काम करिए, उसके बाद आगे की बात हम देखेंगे। तो 20 वर्षों के लिए लाइसेंस। साथ ही दूसरी जो प्रमुख बात हुई दोस्तों वो ये हुई कि चाय व चीन के एकाधिकार को छोड़कर, चाय व चीन के एकाधिकार को छोड़कर बाकी क्या किया गया, बाकी एकाधिकार समाप्त किए गए। एकाधिकार समाप्त हो। कैसे दोस्तों, देखिए चाय व चीन, कई लोग इसको समझ नहीं पाते और चाय व चीनी कर लेते हैं, लेकिन गलत है। देखिए चाय व चीन का मतलब ये है, यहां चीन से तात्पर्य आपका होना चाहिए पूर्वी देशों से। ये कहा गया कि आप इंग्लैंड से भारत जा तो रहे व्यापार करने के लिए, लेकिन आपको चाय का व्यापार नहीं करना है और पूर्वी देशों से जैसे चीन है वहां से व्यापार नहीं करना। बाकी आप जिन चीजों का व्यापार करना चाहते तो आप कर सकते हैं। यह प्रावधान दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं और क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। तो अगली जो महत्वपूर्ण हुई थी, तीसरी चीज, वो ये हुई थी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रचार प्रसार करने की आज्ञा, इसको हम कैसे समझेंगे दोस्तों। देखिए क्या हुआ कि जब बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं, तो चूंकि आपको पता है कि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में ईसाई धर्म प्रचलित है, उस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी गई थी वहां से कि आप भारत में जाएं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक करें। और जो लोग भी आपके धर्म में, यानी कि अपना धर्म त्याग कर ईसाई धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं, तो उसमें जो है आप उनको निश्चित रूप से कन्वर्ट करिए अपने धर्म में। देखिए इसका फायदा जो हुआ तो हुआ, फायदा भी है नुकसान भी है। थोड़ा सा अपन फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, फायदा ये हुआ कि जब ये लोग आए और इन्होंने देखा कि भारतीय आपस में ही छुआछूत की व्यवस्था करते हैं, भेदभाव करते हैं। देखा जाए शूद्र वर्ग की स्थिति काफी दयनीय है और अंग्रेज ये सब नहीं मानते थे, छुआछूत इत्यादि नहीं मानते थे। तो अंग्रेजों ने शूद्रों को कहा कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोग आपस में ही भेदभाव करें। तो कई शूद्रों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, उनसे उनकी स्थिति तो ठीक हुई। नुकसान क्या हुआ, नुकसान दोस्तों ये हुआ कि जब बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन होने लगा तो इसने एक जो है क्रांति को जन्म दिया था, 1857 की क्रांति। अब मैं आपको बता दूं कि केवल एकमात्र यही कारण नहीं था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि इसमें इतनी चिंगारी नहीं थी कि वो उतनी बड़ी क्रांति को जन्म दे दे, बल्कि हम बात करें तो ऐसे कई प्रमुख कारण रहे हैं जिसका तत्कालीन कारण चर्बीयुक्त कारतूस भी रहा है। तो कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जाता है। तो इस तरीके से यह 1813 का दोस्तों चार्टर एक्ट रहा। इसके अलावा क्या हुआ, भारतीयों की शिक्षा के लिए, यानी कि जो भारतीय थे उनकी शिक्षा के लिए लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। यानी कि ये कहा गया कि अब भारतीयों की शिक्षा पर भी 1 लाख रुपए का एक बजट तैयार किया गया, जिसमें उसे कहा गया कि ये हम भारतीयों पर शिक्षा पर खर्च करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं था,
विरोध भी हुआ था इसका बहुत सारा, परंतु बात तो कही गई थी। किसमें कही गई थी? 1813 के चार्टर एक्ट में। अब आपको पता है कि जैसे ही 1813 का चार्टर एक्ट आया, जैसे ही ये इंप्लीमेंट हो गया, उसके कई समय पश्चात एक नया एक्ट आया जिसे हम 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं। कब आएगा? 20 वर्षों बाद। 1813 में आप 20 जोड़ेंगे तो 1833 आएगा। अब हम बात करते हैं कैसे 1833 का चार्टर एक्ट आया। तो मैं आपको बताऊं कि उसका सबसे पहला काम तो यही हुआ था कि क्या किया जाए, 20 वर्षों के लिए कंपनी का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए, यानी कि पुनः 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता है, कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था, क्योंकि देखिए इस चार्टर एक्ट में जो मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये चीज बताई थी कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि बंगाल का जो गवर्नर रहेगा वो अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। लेकिन 1833 में चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भी समाप्त कर दिया गया। और कौन सा पद बनाया गया? अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? तो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। यही एक व्यक्ति था जिसने 1829 में देखा जाए तो क्या किया था, तो 1829 में इसने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया था। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के कहने पर। जिसे सती प्रथा को जो खत्म भी किया गया था वो शारदा एक्ट के माध्यम से खत्म किया गया था। आपको बता दें कि इस अधिनियम में एक और कई सारी प्रमुख बातें रही, सबसे महत्वपूर्ण है तो आपको देखना है। दूसरा जो किया गया, इसमें सर्वप्रथम 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना की गई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले। कल एक सर ने क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। अमन सर थे हमारे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और मैं क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया और जो है उसका आंसर जो है मैं नहीं दे पाया। उन्होंने फिर बताया, तब मुझे ध्यान आया लॉर्ड मैकाले। फिर मैंने और भी बताया कि विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई। प्रथम विधि अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले ही रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे समझ में आ गया कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? लॉर्ड मैकाले। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में क्या हुआ था, विधि आयोग की स्थापना हुई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष रहे MC शीतल वार्ड रहे हैं, और वो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी रहे, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कौन थे? वॉज MC शीतल वार्ड। ठीक है ना, उनका नाम था। मैं नाम लिखे दे रहा हूं, आपको याद रखना है कौन थे। तो MC शीतल वार्ड। ठीक है, ये हुआ। तो दोस्तों, दो चीजें हमने देखी। लाइसेंस को अगर हटा दे तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके तहत पहले बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ था, 1955 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MC शीतल वार्ड थे, जो कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी कि पहले प्रथम महान्यायवादी भी माने जाते हैं। इसके अलावा क्या हुआ दोस्तों, हमने 1873 में देखा कि 1813 में देखा कि वहां पे चाय व चीन के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। तो यहां पे क्या होता है कि चाय व चीन के एकाधिकार को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चाय व चीन के
एकाधिकार को समाप्त किया गया। हम बात करें तो अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय व चीन के एकाधिकार पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थी, लेकिन यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में चाय व चीन का एकाधिकार जैसे ही समाप्त हो गया, अब सभी कंपनी इन सब चीज़ों से, पूर्वी देशों से और चाय का व्यापार चालू कर देती। अगली बात करते हैं कि क्या हुआ, तो संपूर्ण भारत का बजट तैयार करने का जो देखा जाए, संपूर्ण भारत का बजट तैयार करने का जो आदेश या हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व दिया गया, वो गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी कि लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, उन्हें ये शक्ति प्रदान की गई, अधिकार प्रदान कर दिया गया कि आप संपूर्ण भारत के लिए क्या कर सकते हैं, बजट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये चार्टर एक्ट रहा है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वेट अ मिनट। तो हुआ यही कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें हुई, तो आपने सभी चीजें लगभग देख ली, हमने बताया इनके बारे में। और अब हम बात करते हैं, जो अगला अधिनियम हमारा आता है वो 1853 का आता है। सॉरी, किसी का कॉल आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो अगला जो हमारा अधिनियम आता है 1853 का अधिनियम आता है। क्यों आता है? क्योंकि 20 वर्षों के बाद अगला अधिनियम आएगा। तो हम बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में क्या चीज़ें हुई। अब देखिए, कंपनी का लाइसेंस यहाँ भी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन हुआ ये कि इसी दौरान क्या हो जाता है, 1853 के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है, जिसकी वजह से जो नियम और जो अगला एक्ट आना था वो 1820 साल बाद अगर देखें तो 53 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ, 73। 1873 को आना था, लेकिन वो पहले ही आ गया 1858 का नियम। लेकिन पहले अपन 1853 के एक्ट को देखते हैं। यहां पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि बड़े पदों पर जो नियुक्ति थी, बड़े पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाने लगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाने लगी। अभी तक दोस्तों क्या होता था, नामजदगी का सिद्धांत चलता था। नामजदगी मतलब कैसा कि जैसे आज भी ये थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता नहीं है, सोर्स लगाना पड़ता है। आपको कहीं बड़े क्षेत्र में नौकरी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो आप सांसद या एमएलए, विधायक, उनका सोर्स लेकर के आप क्या कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी यही होता था कि बड़े बड़े राजाओं का, अंग्रेज में गवर्नर जनरल का, इन सब का नाम लेके क्या किया जाता था, नौकरी दे दी जाती थी। वंशानुगत चल रहा था। अब इससे होता क्या है कि देखिए, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं हो सकता। अब जो पढ़ेगा वो बनेगा, योग्यता के आधार पर पद दिए जाते थे। तो उस समय ऐसा नहीं होता था, बड़े बड़े लोगों का नाम बता के लोग नौकरी या बड़े पद धारण कर लेते थे। और इस वजह से समस्या ये होती थी कि शासन उनको चलाते नहीं बनता था, केवल नौकरी में है। तो यही कारण से इस नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर अब बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए क्या हुआ, परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा भी 1855, 16 जुलाई 1855 को हुई थी। थोड़ा सा डेट आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 16 जुलाई 1855 में थी, 1855 या 1854, जिसमें प्रथम निकालने वाले जो थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट में केवल इतना ही महत्वपूर्ण था जो पेपर के या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा, और कल हम देखेंगे 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति के बाद जो अगला एक्ट आया वो 1858 का भारत शासन अधिनियम एक्ट आया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कल पुनः 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।